हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारी करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज है। इसमें ऑलरेडी हमारे डे 6 तक के करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, अर्थात हमने अक्टूबर माह तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया है। आज ये हमारा नवंबर माह का पार्ट 1 है, यानी कि 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज का डे 7 है, जो कि नवंबर 1 से लेकर 10 तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेगा। ऑलरेडी हमने अपने प्रीवियस पार्ट्स में, अर्थात पार्ट 1 से लेकर 7 तक डेज में, हम 6 डेज तक में मई से लेकर अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया है। ऑलरेडी आप में से जिन लोगों ने ना देखा हो, वो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक की मदद से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम इन सभी टॉपिक की PDF भी शेयर करते हैं और वहाँ पे हम कई सारी अन्य सीरीज भी चलाते हैं जो कि इससे संबद्ध होती है, अर्थात उसमें हम आपको मैपिंग की क्लासेस कवर कराते हैं, उसमें हम इम्पॉर्टेंट बॉडी की आपको क्लासेस कवर कराते हैं और उसमें आपको नित्य लगभग 80 से भी ज़्यादा MCQ कवर कराते हैं, जो कि प्रीलिम्स की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही हम आपको जितनी भी चैनल की PDF वीडियो होते हैं, उन सब की वहाँ पे PDF भी प्रोवाइड कराते हैं। हम अपनी क्लास की शुरुआत करें इससे पहले आप में से जो लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हमने आपकी तैयारी को हर हाल में कंप्लीट कराने के लिए लेट्स क्रैक नाम की प्रीलिम्स की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें हमारी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज है। इसके अंतर्गत हम आपको लगभग 2000 से भी ज़्यादा अधिक टॉपिक को कवर कराते हैं। दूसरा है करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज, जिसमें हम आपको एक दिन में 3 पार्ट के माध्यम से 1 माह के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कराते हैं। इसमें हमने मई से अक्टूबर तक कंप्लीट कर लिया है। आज ये हमारा नवंबर माह का पार्ट 1 है। साथ ही प्रीलिम्स बैक ईयर में हम आपको ये बताते हैं कि कैसे आपको विगत वर्षों में आए प्रश्नों को ट्रिक्स और टैक्टिक्स के माध्यम से सॉल्व करना है। और CSAT की लेट्स क्रैक सीरीज में हम आपको रीजनिंग के साथ साथ कॉम्प्रीहेंशन और मैथ के टॉपिक को कवर कराकर पूरे सेकेंड पेपर को कवर कराते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। क्लियर? टारगेट 60 टेस्ट सीरीज ये हमारी 1 मई से शुरू होगी, जिसमें इन्हीं 2000 टॉपिक को क्वेश्चन आंसर के रूप में बेस बनाया जाएगा। बट हमने इनडायरेक्टली रूप से इन 2000 टॉपिक से भी ज़्यादा के टॉपिक को MCQ के फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी 80 MCQ भेजते रहते हैं। तो तब तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इन MCQ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास की शुरुआत करने की दिशा में आज हमारा जो पहला आर्टिकल है काफ़ी इम्पॉर्टेंट नहीं है, अर्थात आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये आपसे नहीं पूछेगा। तो इसके बारे में कुछ भी पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। फिर आता है साई। साई क्या है? पूरा नाम है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। इंडियन आर्मी के द्वारा एक ऐप बनाया गया है। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है। फिर आता है एजियन सागर। इसकी लोकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एजियन सागर कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रीक प्रायद्वीप का मध्य में, टर्की व ग्रीक के मध्य में स्थित है एजियन सागर। क्रेट प्रायद्वीप साउथ में है। क्लियर? इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अब आप में से कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर एजियन सागर की आप लोकेशन दिखा दो। तो ये प्यारा भारत है। प्यारा भारत से हम चले वेस्ट की ओर और आपको क्या दिया है कि ग्रीक और टर्की के मध्य में है। क्लियर? तो ये है हमारा ग्रीस, ठीक है, ये है हमारा टर्की और आपसे कहा है कि इसी के मध्य में है क्या? एजियन सागर। तो हम आपको यहाँ पे एजियन सागर, ये देखिए, ये देख रहे हैं ना आप, एजियन सागर यहाँ पे ये, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आपसे क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये ग्रीस है, ये टर्की है। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं इस वाले सागर को लेके, जो इटली के पास में टच होता है। क्लियर? जो इटली के साथ में सीमा बनाता है। तो आप इसको लेकर कंफ्यूज मत हो, क्योंकि ये एड्रियाटिक सी होता है, ठीक है। ये एड्रियाटिक है और ये एजियन है, और ये तो आपको अच्छे से पता है क्या है, ब्लैक सी है, और ये हमारा कैस्पियन सी है। ऑलरेडी हमने इन्हें प्रीवियस अपने पार्ट में काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं।
फिर हमारा अगला आता है इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसके द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उस पर यूपीएससी आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकती है, तो आपको इसलिए उन रिपोर्ट की दृष्टि से इस टॉपिक को याद रखना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना में। क्लियर। 1950 में बना, आपसे नहीं पूछेगा। इम्पॉर्टेंट बस ये है कि इसके द्वारा 2 रिपोर्ट पब्लिश की जाती हैं, द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिव्यू रिपोर्ट। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट बात है। तो आपको इतना बस याद रखना है कि इसके द्वारा कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है? द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिव्यू रिपोर्ट। क्लियर। फिर बात आती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल मॉडर्न इंडिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हर हाल में। तो अभी तो हम कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पे ले लेते हैं, फिर जब हम मॉडर्न इंडिया आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको इनके बारे में, इनके रोल को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो बताएंगे। जैसे कि कराची अधिवेशन को लेकर, क्लियर, जैसे बारदोली सत्याग्रह को लेकर। ठीक है, इन सारे सत्याग्रह के बारे में हम आपको बताएंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में इनका क्या रोल रहा है। क्लियर। फिर बात आती है, कई सारी समितियों के ये अध्यक्ष थे, इसमें ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे फंडामेंटल राइट समिति के अध्यक्ष थे, अल्पसंख्यक जनजाति एवं अनुसूचित क्षेत्र के थे, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन समिति के सदस्य थे, खेड़ा सत्याग्रह गांधी के नेतृत्व में योगदान दिया था। मतलब ये गांधी जी से कब मिले थे? क्या खेड़ा में मिले थे? चंपारण में? तो चंपारण में ये नहीं मिले थे, ये खेड़ा में मिले थे। चंपारण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिले थे। क्लियर। बारदोली सत्याग्रह में योगदान दिया था, इसीलिए बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। आयरन मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा इन्हें दी जाती है। आत्म भारत इनिशिएटिव में इनका योगदान रहा है। इंडियन सिविल सर्वेंट्स के पैटर्न के रूप में इन्हें जाना जाता है, अर्थात भारत में सिविल सेवा को प्रमोट करने के लिए इनका मुख्य रोल रहा है। क्लियर। तो इससे ज़्यादा आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है हमारा ओलिव रिडले टर्टल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई वर्षों से करंट में चर्चा में रहा है, बट यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो जितने टाइप पे क्वेश्चन पूछ सकता है उतने हम आपको बता दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा ये कहाँ पाया जाता है? क्या केवल हिंद महासागर में पाया जाता है? क्या केवल अटलांटिक में पाया जाता है? क्या केवल प्रशांत में पाया जाता है? तो केवल नहीं है भाई साहब, ये प्रशांत में पाया जाता है, अटलांटिक में पाया जाता है और हिंद में भी पाया जाता है। क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसके जन्म को, मतलब ये बच्चों को जब जन्म देता है, प्रजनन जो होता है, उस प्रोसेस को अर्ली बाड़ा कहते हैं। क्लियर। तो इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। IUCN में ये वल्नरेबल है। उड़ीसा का लार्जेस्ट मास नेस्टिंग प्रोग्राम है। कोस्ट ऑफ मैक्सिको व कोस्टा रिका में भी इसकी प्राप्ति होती है। क्लियर। तो अब हम एक काम क्या करें कि पहले प्रशांत सागर दिखा दें, अटलांटिक दिखा दें, हिंद दिखा दें, आपको उड़ीसा का ओलिव रिडले दिखा दें। क्लियर। साथ ही आपको कोस्ट ऑफ मैक्सिको व कोस्टा रिका दिखा दें। इतने प्लेसेस दिखा देंगे तो आपकी ज्योग्राफी की मैपिंग भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। तो एक तो आप ये देखिए, ये वेस्ट में ये है हमारा अटलांटिक सी। क्लियर, इतना आप समझ गए। दूसरा आप ये देखिए कोस्ट ऑफ मैक्सिको, ये है हमारा मैक्सिको का किनारा। क्लियर, कोस्ट ऑफ मैक्सिको है। ये है हमारा कोस्टा रिका। क्लियर, तो यहाँ पे भी पाया जाता है। दूसरी बात क्या है, ये है आपका पैसिफिक ओशियन। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। पैसिफिक ओशियन के बाद हम चलते हैं इंडिया में। इंडिया में कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक है, तो उड़ीसा में चंद्रभागा नदी के किनारे ये इनका मास नेस्टिंग प्रोग्राम होता है। ठीक है, अर्रीवाड़ा उसे कहते हैं। तो इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ गई, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना है। समझ गए? चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। हेडक्वार्टर इसका देहरादून में है। क्लियर, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर बात आती है आपकी ग्रीन दिल्ली ऐप। आपसे नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है। डूइंग इंडिया बिजनेस रिपोर्ट आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि डूइंग इंडिया बिजनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, क्योंकि ये यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा है और यूपीएससी प्राइवेट बॉडी को नहीं पूछती है। ठीक है, तो हमें नहीं याद रखना है। फिर आता है स्ट्रेट ऑफ डार्डानेल्स।
स्ट्रेट ऑफ डार्डानेल्स कहाँ पे? मरमरा व एजियन सागर के मध्य। क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार इनकी लोकेशन देख लेते हैं। अभी आपने पढ़ा था ना, किसे पढ़ा था? अभी आपने एजियन सागर को ही तो पढ़ा था। क्लियर। एड्रियाटिक को पढ़ा, एजियन को पढ़ा। तो एक मिनट हम आपको दिखा देते हैं, मरमरा के मध्य में है और एजियन सागर के मध्य। ठीक है। आपने क्या पढ़ा था? ये कौन सा था? एजियन सी। क्लियर। ये कौन सा सी है? यही तो है आपका मरमरा। क्लियर। देखो यहाँ पे थोड़ा और जूम करते हैं हम आपके लिए। मरमरा सागर वास्तव में काले सागर से टच होता है। अगर ये दिखा देता है तो अच्छी बात है। ये देखो सी ऑफ मरमरा दिखा रहा। ठीक है। ये मरमरा सागर इससे टच होता है और ये शायद स्ट्रेट ऑफ कर्च है शायद। अगर दिखा देगा ये भी तो अच्छी बात है। इसको स्ट्रेट ऑफ कर्च बोलते हैं ये वाली। क्लियर। यहाँ पे श्री की शायद नहीं दिखा रहा है, दिखा देना चाहिए, नहीं दिखा रहा। खैर कोई बात नहीं, चलिए ये स्ट्रेट को नहीं दिखा रहा है तो इससे हमें कोई दिक्कत है नहीं, हालांकि हमसे पूछा नहीं है। बट हमें स्ट्रेट ये वाली पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये हमारी करंट में चर्चा में है। तो एक मिनट रुकिए, ये वाली स्ट्रेट, ये जो इसको टच करती है। क्लियर। ये स्ट्रेट की बात कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ, ये देखो डार्डानेल्स स्ट्रेट। क्लियर। तो ये आपने देख लिया। खैर एक बार इसको भी दिखा देते हैं, शायद अगर दिखाई पड़ जाता है तो अच्छी बात है। काले सागर से कौन सी जुड़ी हुई है स्ट्रेट? यहाँ पे थोड़ा सा और जूम करें, शायद मिल जाए हमें। इस्तांबुल, ठीक, ऑटोनोमस, थोड़ा सा दिखा दो भाई, क्या बात है। नाराज़ है लगता है गूगल बाबा हम लोगों से। ये यहाँ पे नहीं दिखा रहा, कोई बात नहीं, हम आपको वो वाला मैप भेज देंगे तो वहाँ पे आप इसे देख सकते हैं आसानी से, आपको काफ़ी अच्छे से दिखा देगा। ठीक है। ये इस पर नहीं दिखा रहा है, हो सकता है पानी वाले जहाज़ ज़्यादा है ना यहाँ पे, तो इसलिए नहीं दिखा रहा होगा। कोई बात नहीं, चलिए अपने अगले आर्टिकल की ओर चलते हैं। अगला आर्टिकल है हमारा आर्मी एविएशन कॉर्प्स। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा आर्मी एविएशन कॉर्प क्या है, तो नहीं याद रखना है। फिर आता है गिलगिट बाल्टिस्तान। कई बार हमने आपको दिखाया है तो इसलिए आपको इसको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। हमने ऑलरेडी मैप भी आपको दिखा दिया है। बॉर्डर है चाइना के साथ, जम्मू कश्मीर व लद्दाख सीमा से लगती है, पीओके के अंतर्गत आता है। फिर भी आपको हम एक बार दिखा देते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान। नहीं तो जो बच्चे नए होंगे तो वो कहेंगे सर आप हमारे साथ भेदभाव कर रहे हो, हमारा आर्टिकल वायलेट कर रहे हो समानता का। क्लियर। तो आप ये देख लो गिलगिट बाल्टिस्तान कहाँ पे है, ये हमारे भारत की ओर। ठीक है। तो ये है गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन, ऐसे आप देख सकते हो। क्लियर। तो ये भारत के पीक पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख से टच होता है। ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला आता है हमारा ईजुथैचन पुरस्करम। ईजुथैचन पुरस्करम ये एक तरीके का क्या है, ये हाईएस्ट लिटरेसी सम्मान ऑफ द केरला है। अगर आप केरल का पीसीएस देंगे ना तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बट यूपीएससी का देंगे तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो नहीं पढ़ना है। फिर आता है स्टार कैंपेनर। स्टार कैंपेनर का मतलब जैसे मोदी जी अपने, अमित शाह, ठीक है, योगी आदित्यनाथ, ठीक है, और राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मतलब गांधी में बोल रहा था, हालांकि है तो वो गांधी ही, ठीक है, या ममता बनर्जी, या और भी मान लीजिए कोई अलग अलग पार्टी के, शरद पवार जी, ठीक है, उद्धव ठाकरे जी, ये सब के सब स्टार प्रचारक होते हैं। ठीक है। तो आचार संहिता का उल्लंघन किया, सभी पार्टी में होते हैं, सिंपल सी बात है। परिभाषा कहीं नहीं दी गई है कि स्टार कैंपेनर कौन होगा, किसी को भी आप स्टार बना दो। क्लियर। इसका खर्च चुनाव खर्च में नहीं जोड़ा जाता। मतलब क्या है कि जैसे मोदी जी हेलीकॉप्टर से इतनी सारी रैलियां करते हैं, ठीक है, तो वो पैसा नहीं काउंट होगा, वो पार्टी फंड के रूप में काउंट होता है, किसी पर्सन का नहीं। जैसे होता है ना कि एक फिक्स होता है कि कोई भी पर्सन इससे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकता, बट स्टार कैंपेनर के लिए ये चीज़ नहीं होती। आपसे पूछेगा नहीं, बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है। 40 स्टार बनाए जा सकते हैं एक पार्टी द्वारा, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड 20 होते हैं, टोटल 60। अब बात आती है आचार संहिता। यूपीएससी ने आपसे इथिक्स में क्वेश्चन पूछा है, आचार संहिता और नैतिक संहिता में क्या डिफरेंस है। क्लियर। तो वो हमने अपने क्वेश्चन आंसर में डिस्कस भी किया है काफ़ी अच्छे से।
तो आप YouTube की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे इथिक्स के आंसर राइटिंग सीरीज को देखेंगे तो वहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। हमने काफ़ी अच्छे से बताया कि वास्तव में जो नैतिक संहिता है उसी का पार्ट होती है आचार संहिता। क्लियर। ईसी के द्वारा जारी इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 3 to 4 यानी कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव शेड्यूल से परिणाम की तारीख तक ये जारी रहती। कई बार मूर्ख टाइप के बच्चे जब आप चाय वगैरह पीते हो ना तो वहाँ पे पूछ लेते हैं क्वेश्चन ऐसे कि चाय पे चर्चा वाली सीन पे कि अच्छा ये बताओ कि आचार संहिता कब से कब तक लागू होती है। तो जब चुनाव का शेड्यूल बताया जाता है और चुनाव के परिणाम के अंतिम तारीख तक टोटल वहाँ पे आचार संहिता लगी रहती है। ठीक। कानून द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं है, लेकिन आचार संहिता में कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जो IPC 8060 CRPC 1973 रिप्रेजेंटेशन पीपल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के रेगुलेट किया जाता है। मतलब क्या है, जैसे आप देखते होगे ना किसी पर्सन ने आचार संहिता का उल्लंघन किया तो उसको कोई सज़ा नहीं दी जा सकती। मतलब सज़ा ऐसा नहीं कि उसे जेल में डाल दो, सज़ा ये हो सकती है कि उसे 2 दिन के लिए कैंपेनिंग से रोका जा सकता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे है कि कानून द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं है। ठीक। फिर बात आती है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। इम्पॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि QCI ने मान्यता दी है, मतलब क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री DPIIT, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल एंड ट्रेड के से संबंधित है। क्लियर। फिर है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री आती है। NGO है नॉट फॉर प्रॉफिट, 1958 में गठन, सोसाइटी के तहत रजिस्टर। वैसे आपसे पूछेगा नहीं, बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ सोसाइटी के तहत रजिस्टर्ड है। अब हमारा आता है मानसर झील। काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, हालांकि हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस पार्ट में पढ़ चुके हैं। देखिए एक बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आपको जो आर्टिकल्स मिलेंगे, अर्थात आपको नवंबर से लेके अप्रैल तक जितने भी आर्टिकल्स मिलेंगे ना, तो उसमें आप ये मान कर चलिए कि लगभग 50% आर्टिकल्स आपके रिपीट ही होंगे। क्यों रिपीट होंगे? जैसे सपोज़ करो RCEP की मीटिंग होगी तो RCEP ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। आसियान की मीटिंग होगी, आसियान हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब आसियान में चेंज तो होगा नहीं ना, कोई मेजर चेंजेस आएगा तो उसे ही हमें अमेंड करना पड़ेगा। बाकी आसियान का गठन कैसे हुआ, कब हुआ, तो ये चीज़ें आपको नहीं वो करनी है। क्लियर। तो जो लोग पहले से ही नोट्स बना चुके हैं आसियान का या मानसर झील का, तो उनको बार बार इस नोट्स को बनाना नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये कहा, क्योंकि इसी से सिनॉप्सिस हो जाता है। जब हम आपको सिनॉप्सिस क्विक रिवीजन कराएंगे ना, तो आपका इसीलिए क्विक रिवीजन इससे भी फास्ट होगा, क्योंकि काफ़ी सारे आर्टिकल आपके रिपीट हो चुके होंगे। ठीक। तो ये चीज़ देख सकते हैं कि सुरिनसर लेक कहाँ है, सेकेंड बिगेस्ट टूरिस्ट साइट है जम्मू कश्मीर की। सुरिनसर व मानसर को जुड़वा लेक भी कहा जाता है। तो एक बार हम इसकी लोकेशन देख सकते हैं, ऑलरेडी हमने आपको पहले भी पढ़ाया है सुरिनसर और मानसर लेक, तो एक बार हम आपको फिर से दिखा देते हैं। ये देखें, ये है हमारी सुरिनसर लेक। ठीक। तो ये देखिए सुरिनसर है यहाँ पे, और देखो एक साथ दोनों को दिखाता है, सुरिनसर को भी दिखा रहा है, मानसर को भी दिखा रहा है। क्लियर। तो ये आप सुरिनसर लेक देख सकते हो। ठीक। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो ये मानसर लेक को। क्लियर। तो इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और ये दोनों रामसर साइट्स में भी हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक। सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहीं पे है। वूलर, होकेश्वर, सुरिनसर, मानसर व सोमोरी झील भी यहीं क्षेत्र में। कहने का मतलब कि ये जम्मू कश्मीर की इतनी सारी लेक हैं, चाहे वूलर हो, चाहे होकेंसर हो, चाहे सुरिनसर हो या सोमोरुरी हो। आपसे रामसर साइट पे सुमेलित करने को क्वेश्चन आएगा तो आप इसको लगा सकते हैं। फिर आता है एस्ट्रॉयड सिस्टीन साइके। आपसे नहीं पूछेगा एस्ट्रॉयड सिस्टीन साइके कहाँ पे है, बल्कि आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि मार्स और जुपिटर के मध्य क्या एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जुपिटर और मार्स के मध्य ही एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं, जबकि नेपच्यून के बाद क्या पाए जाते हैं बताइए। हम लोगों ने पढ़ा था ना, नेपच्यून के बाद क्यूपियर बेल्ट पाई जाती है। क्लियर। तो आपसे सिंपल से सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी कभी भी पूछ सकती है कि क्यूपियर बेल्ट पाई जाती है मार्स और जुपिटर के मध्य। होता क्या, बच्चे कई बार मार्स और जुपिटर सुनते रहते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एस्ट्रॉयड की बात कर रहा है कि क्यूपियर बेल्ट की बात कर रहा। क्लियर। अब हमारा अगला आर्टिकल है, ये वैसे आर्टिकल प्रीलिम्स के लिए तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मेंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। WWF वाटर रिस्क फिल्टर क्या है। WWF द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसमें बताया गया कि 100 शहरों में पानी का खतरा है।
कहीं पे पानी की अधिकता है तो कहीं पानी की कमी है। देखो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप ये लिखते हो ना पानी की समस्या पे क्वेश्चन, आंसर राइटिंग जब मेंस में करते हो तो क्या होता है कि बच्चे हमेशा लिखते हैं पानी की कमी पर, कि वहाँ पे पानी की कमी है, वहाँ पानी का सूखा है। कभी भी पानी की अधिकता को पानी की खतरे के रूप में नहीं देखते, समझ रहे। अब आप सपोज करो कि बम्बई में जब बाढ़ आती है, चेन्नई में जब फ्लड आती है, फ्लड और बाढ़ एक ही चीज़ है, ठीक है। तो वहाँ पे जब बाढ़ आती है तो क्या होता है कि उससे भी तो जनजीवन प्रभावित होता है, वो भी तो एक तरीके का खतरा होता है, काफ़ी सारी डिजीजेस लेके आता है। और जब पानी नहीं भी होता है तो लोग दूषित पानी पीते हैं तो भी तो खतरा होता है। तो कहने का मतलब ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। क्लियर? तो इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं। ज़्यादातर पानी की कमी ही है। इजिप्ट की अलेक्जेंडर शहर टॉप में है, सऊदी अरब का मक्का है, चाइना का तांगसेन है। मक्का मदीना आप हमेशा सुनते होंगे, मोहम्मद साहब। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं मक्का और मदीना को लेकर। क्या कन्फ्यूज़न रहती है कि ये मक्का और मदीना क्या अलग अलग हैं? हाँ, दोनों अलग अलग हैं। मक्का अलग है और मदीना अलग है, लेकिन साथ में क्यों इनको बोला जाता है? क्योंकि शायद यहाँ पे अगर मैं क्लियर हूँ थोड़ा सा कि मक्का से मोहम्मद साहब गए थे मदीना, तो इस यात्रा को कहा जाता है मक्का मदीना, ठीक। और इस यात्रा में लगने वाले टाइम पीरियड को हिजरत कहते हैं, शायद में भी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो पढ़ा है इस्लाम के बारे में, लेकिन कन्फ्यूजन रहती है ना फिर भी। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो कि मक्का और मदीना इसलिए फेमस है। फिर बात आती है चाइना का तांगसेन सिटी है, ये तो नहीं पूछेगा। अलेक्जेंडर सिटी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एक बार आप देख सकते हैं कि अलेक्जेंडर कौन था। नाम पता है आप लोगों को? अलेक्जेंडर सिकंदर। और आप में से जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हो, हमने इस पर्सनैलिटी पे यानी कि हिस्ट्री इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी सीरीज में अलेक्जेंडर के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है। तो एक बार आप उसको जाकर ज़रूर देखिएगा अलेक्जेंडर को लेकर, क्योंकि हमने वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ाया। और उसके बाद आपको शायद सिकंदर के बारे में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। क्लियर? तो एक बार ज़रूर उसे पढ़िएगा जाके। ये है अलेक्जेंडर। क्लियर? ये अलेक्जेंड्रिया सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे पानी की कमी रहती है, ये चीज़ें इन्होंने दिखाई है। खैर दिख तो इतना अच्छा रहा है कि लग ही नहीं रहा है यहाँ पे पानी की कमी होती होगी, ठीक है। खैर वो तो समुद्र तट का किनारा है। अब जैसे बम्बई है, बम्बई के किनारे समुद्र है, इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि विदर्भ के एरिया में पानी खूब ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे ही समझिए आप इस चीज़ को भी। चलिए अब बात आती है हमारा अगला इसमें आर्टिकल क्या है, सऊदी अरब का मक्का। अच्छा ये भी आपको दिखा दें, तो एक मिनट रुकिए भाई, आपको दिखाते हैं मक्का। ये देखिए मक्का सिटी इन सऊदी अरब, ठीक है। मक्का इन a desert valley in western Saudi Arab, Islam's holiest city is the birthplace of the Prophet मोहम्मद साहब। ये जन्म स्थान है, ठीक है, मक्का, ठीक। तो मदीना से फिर मक्का तक की यात्रा होगी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, ये देखिए मक्का आप देख रहे हो। अब यहीं पे आपको मिलेगा मदीना। क्लियर? तो आपको दिखा देते हैं मदीना, काफ़ी अच्छा स्थान है। मतलब देखिए आप लोग वैसे मत लिया करिए, लेकिन आप एक हिसाब से अगर देखेंगे तो मतलब जितनी ज़्यादा सफाई और जितनी ज़्यादा यहाँ पे आप कह सकते हो सुकून होगा, शायद मुझे नहीं लगता कि अर्थ के उन रेयर उसमें इसको शामिल किया जाए। क्लियर? ये देखो ये है आपका मदीना। क्लियर? आप ऐसे देख सकते हो कितना भव्य बना है, ठीक है। देखो इंडियन मुस्लिम्स को अगर आप छोड़ देना, एक दो लोगों को जो थोड़े कट्टरवादी टाइप के हैं, बाकी सऊदी अरब रीजन के जितने भी मुस्लिम्स हैं वो एक अलग टाइप के मुस्लिम हैं। तो आप कभी भी उनमें और इंडियन मुस्लिम में, पाकिस्तान मुस्लिम में होता है क्या, जब हम इस्लाम की बात सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान हाफिज़ सईद का नाम आता है, और उसी के हिसाब से हम एक इमेज बना लेते हैं कि अच्छा मुसलमान ऐसे होते हैं। जबकि सऊदी अरब में जितने भी मुसलमान हैं, क्योंकि उनमें भी कैटेगरी होती है ना, उनमें भी पठान होते हैं, शेख होते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से मुसलमानों को हमें समझना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ कास्ट वगैरह होती है तो वैसे भी उसमें भी होती है। तो इसीलिए कभी भी आपको अगर जब मौका मिले, हालांकि आप यहाँ तो नहीं जा सकते हो क्योंकि अलाउ ही नहीं है किसी को। चलिए आगे देखते हैं क्या है। सऊदी अरब का दमाम व रियाद, सिंपल सी बात है, आपसे एक क्वेश्चन सिटी में पूछ लेगा कि सऊदी दमाम सिटी कहाँ की है, रियाद सिटी कहाँ की है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। बाकी इंडिया के तो आप सिटी एक एक जानते हो।
फिर आता है हमारा WWF, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी हमने इसे भी पढ़ लिया है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है। 1961 में इसका गठन किया गया था। कहाँ पे है ये? ग्लांड, स्विट्ज़रलैंड में। तो हम आपको एक बार स्विट्ज़रलैंड की लोकेशन दिखा देते हैं। स्विट्ज़रलैंड की लोकेशन कहाँ पे? ये देखिए, ये है हमारा मेडिटेरियन सी, ये है पुर्तगाल, स्पेन और ये है फ्रांस। और फ्रांस के बाद ये पड़ता है आपका लैंडलॉक कंट्री है स्विट्ज़रलैंड। क्लियर? तो आपको ये बात याद रखनी है, ये जर्मनी इसके ऊपर पड़ता है और ये लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। फिर बात आती है कि आखिरकार WWF के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है। इसकी रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। तो इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट लिविंग प्लैनेट किसके द्वारा? UNEP के द्वारा है, IUCN के द्वारा है, WWF के द्वारा है। तो आप बता देंगे कि WWF के द्वारा इसे जारी किया गया है। और इसकी दूसरी रिपोर्ट है लिविंग प्लैनेट इंडेक्स। क्लियर? तो दोनों आपको याद रखना है। फिर आता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन की जाती है। अर्थ आवर और डेप्थ फॉर नेचर स्वैप का इनिशिएटिव है। मतलब ये दोनों के दोनों इनिशिएटिव, अर्थ आवर आप सुनते हो ना, तो ये दोनों इनिशिएटिव किसके हैं? WWF के हैं। क्लियर? बाकी आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। फिर बात आती है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। इम्पॉर्टेंट है बस इसकी लोकेशन कि आखिरकार पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ पे। तो आपने हमेशा एक नाम सुनते हो, हीरा पन्ना। ऑलरेडी हमने आपको अपनी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में हीरा पन्ना के बारे में बताया था। तो आपको हमने ये भी बताया था कि जहाँ पे पन्ना आएगा वहाँ पे हीरा भी आएगा। ठीक है, और ये कहाँ पे है? MP में। क्लियर? यानी कि मध्य प्रदेश में। यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के तहत इसे यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट में डाल दिया गया है। मतलब यूनेस्को की एक लिस्ट है, उसी में से डाला गया है। MP में लोकेटेड है। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं? तो 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो वर्ल्ड नेटवर्क साइट में शामिल हैं यूनेस्को की। और आप में से कई सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि उन 12 की लिस्ट हमने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर इमेज के माध्यम से शेयर कर दी है। आप उसे देख सकते हैं, मैप में लोकेटेड है वो सारी। खजुराहो के स्मारक भी MP में ही है। केन नदी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यहीं से गुजरती है। मतलब पन्ना जो बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ से कौन नदी गुजरती? केन। आपसे क्वेश्चन क्या दे देगा कि पन्ना से ही नर्मदा और तापी नदियाँ होकर गुजरती हैं, या नर्मदा गुजरती, तापी गुजरती, तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और वैसे भी बहुत रेयर है कि कोई फेमस रिवर किसी नेशनल पार्क से होकर गुजर रही हो। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक्स याद रखनी है। मैप क्या है? पूरा नाम मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम किसका है? यूनेस्को का। यूपीएससी सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछ सकती है कि मैप प्रोग्राम किसका है। तो आप बता सकते हैं कि यूनेस्को का प्रोग्राम है। 1971 में इसे स्टार्ट किया गया था। राष्ट्रीय सरकार द्वारा नॉमिनेटेड किया जाता है। 12 इंडिया में अब हो गए हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। फिर आता है महारानी जिंदन कौर। आप में से जिन लोगों ने हमारे साथ हिस्ट्री ऑप्शनल की है सीरीज, उसमें हमने आपको राजा दिलीप सिंह के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई थी, राजा रणजीत सिंह के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। तो उसी में से हैं ये महारानी जिंदन कौर। ये दिलीप सिंह की माँ थी, अर्थात राजा रणजीत सिंह की यंग वाइफ थी। राजा रणजीत सिंह की 2 पत्नियाँ थीं, तो उसी में से एक थी दिलीप सिंह की माँ। क्लियर? 1949 में वो नेपाल चली गई थी। क्यों भेज दिया गया था? अंग्रेज़ों की क्या पॉलिसी थी? ये आपको प्रीलिम्स में नहीं पढ़ना है, बट हिस्ट्री ऑप्शनल में इम्पॉर्टेंट है और हमने वहाँ पे पढ़ा भी आपको दिया था। क्लियर? चलिए, फिर बात आती है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। आपसे क्वेश्चन तो वैसे नहीं पूछेगा, बट फिर भी देख लीजिए। 1889 को इस्टेब्लिश किया गया। 2 राजनेताओं के द्वारा दुनिया की अलग अलग संसद का संवाद हो। 179 कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं। क्या इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करता है? तो हाँ भाई साहब, इसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है। क्लियर? बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है। फिर बात आती है मिशन सागर 2। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि मिशन सागर 2 क्या है। क्लियर? आपको बस इतना याद रखना है कि सूडान की लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, तो सूडान और जिबूती की लोकेशन आपको बस देख लेना है, इरिट्रिया को देख लेना है, बाकी आपको कुछ नहीं देखना है। तो आप ये देखिए, ये है हमारा प्यारा यूरोप। यूरोप से हम चले नीचे साउथ की ओर, ये है हमारा प्यारा अफ्रीका। अब अफ्रीका के पास आप पहुँचे तो ये आपको सूडान मिला, यानी कि लाल सागर से इसकी सीमा टच होती है।
इरिट्रिया मिला आपको, ये जिबूती मिला और ये इथोपिया मिला। क्लियर? तो ये सारे कंट्री आपको यहाँ पे दिखाई पड़ गए। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए? चलिए, इतनी सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं और आपको अच्छे से पता है, क्या पता है आपको कि जिबूती, इथोपिया, सोमालिया और इरिट्रिया ये सब हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पार्ट हैं। सोमालिया से कौन सी रेखा होकर गुजरती है बताइए? सोमालिया से इक्वेटर होकर गुजरती है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब देखते हैं सागर इनिशिएटिव। सागर इनिशिएटिव क्या नाम से ही समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन इन इंडियन ओशियन, मतलब कि हिंद महासागर में सिक्योरिटी से संबंधित ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। मैरीटाइम इनिशिएटिव है, 2015 में इसे किया गया। अच्छा, एक बात और बताइए, क्या सूडान से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो नहीं, सूडान से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। ये लाइन आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला आता है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है? बेसिक आइडिया है, अगर कोई कोर्ट की बात नहीं मानते, जैसे आपने पढ़ते हो ना कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ते हो, तो उसी तरीके से कोई व्यक्ति अगर कोड की बात नहीं मानता है, ठीक है, उससे संबंधित है, उसका सम्मान नहीं करता है, तो उसे पनिश किया जा सकता है। क्लियर? बाकी आपसे नहीं पूछेगा इसमें क्या है, डिटेल में बताइए। भारत में 2 तरीके के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैं, सिविल एंड क्रिमिनल। ना माने बात और लिखे बोले, मतलब कोई बात लिख कर वो बोले और कोर्ट का अपमान करे। क्लियर? आजकल ये चीज़ें ज़्यादा हैं, खासतौर पर कोर्ट अगर नहीं सुनता है तो आप उसके अगेंस्ट अगर कुछ बोलते हो तो आपके खिलाफ केस हो जाएगा, सरकार के खिलाफ बोलते हो तो देशद्रोही हो जाओगे। ठीक है, ये चीज़ें आजकल ज़्यादा चल रही हैं, खैर हमें उससे क्या मतलब। सेक्शन 10 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1971 सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात नहीं मानता है तो एससी उसे भी पनिश कर सकता है। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर हाई कोर्ट की बात नीचे वाला नहीं मानता है कोर्ट, तो हाई कोर्ट ऊपर वाला मतलब नीचे वाले को पनिश कर सकता है कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। ठीक, आर्टिकल 19 में शामिल नहीं है, अर्थात रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि हम कोर्ट के बारे में कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हमारी फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन का राइट है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको याद नहीं रखना है, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। अब बात आती है अमोनिया की, इम्पॉर्टेंट है NH3। ये एक कलरलेस गैस होती है, यूज्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर में, नेचुरली इन्वायरमेंट में मिलती है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन अगर घुमा दिया कि अमोनिया नेचुरली रूप से इन्वायरमेंट में नहीं अवेल है तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। क्लियर? ये नेचुरली इन्वायरमेंट में अवेल होती है। ठीक, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आप लोगों में से जब कई सारे लोग लैब वगैरह में जाते हो ना, तो वहाँ पे आप लैब में टेस्ट करना कि इसकी जो स्मेल आती है ना वो बिल्कुल आपकी टॉयलेट की तरह आती है, ये अमोनिया वैसी ही होती है। ठीक है, मतलब गंदी टाइप की बदबू आती है। चलिए, जब हम लोग केमिस्ट्री करते थे तो वहाँ पे उस समय ऐसा ही हम लोगों को लैब में करना पड़ता था प्रैक्टिकल। खैर कोई बात नहीं। यमुना नदी आपसे नहीं पूछेगा यमुना नदी कौन है। सेकेंड लार्जेस्ट सहायक नदी है गंगा की, घाघरा पहली है। यमुनोत्री ग्लेशियर ऑलरेडी हमने आपको प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में, हालांकि अभी तो उससे PDF भेजी है, बहुत जल्द उसकी क्लासेस कंप्लीट कराएंगे, तो वहाँ पे यमुना नदी वगैरह को हमने काफ़ी अच्छे से दिखाया है डायग्राम में। क्लियर? तो वहाँ हम पढ़ाएंगे इसको डिटेल में, बट यहाँ थोड़ा बहुत देख लीजिए। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, याद नहीं रखना है। प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है, प्रयागराज मतलब इलाहाबाद। ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी, हरियाणा व दिल्ली से होकर गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्लियर? आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये उत्तराखंड से गुजरती है, हिमाचल से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, हरियाणा से और दिल्ली से, मतलब 3, 2, 5 स्टेट से होकर गुजरती है। लखवार जो डैम है इसी पर है, ताजे वाला डैम भी इसी पर है। सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ऑलरेडी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने अभी एक MCQ आपको दिया था जिसमें हमने यमुना के ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछा था और उसमें सिंध और बेतवा के बारे में भी हमने पूछा था, तो सारी ट्रिब्यूटरी थी। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज क्या होते हैं, सिंध को सिंधु मान लेते हैं, सिंधु अलग है, सिंध अलग है। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए। पायलट स्कीम ऑन फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस। देखो स्कीम पे तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है फोर्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है। फोर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि कोई एक चावल है, मतलब चावल का कोई एक दाना है,
उस चावल में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी है, अर्थात उसमें न्यूट्रिशन काफ़ी कम है। तो क्या किया गया कि उसको बाहर से न्यूट्रिशन दे दिया गया या उसमें न्यूट्रिशन को मिक्स कर दिया गया, तो उसे हमने कह दिया कि ये फोर्टिफाइड राइस है। सिंपल सा आप सोचिए कि जब आप लोग वो लेकर आते हैं, जिम वगैरह लोग जाते हैं ना, बच्चे जिम में ट्रेनिंग लेते हैं, अपनी बॉडी मसअप वगैरह मछली वगैरह सब बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, बाहर से ही तो प्रोडक्ट्स को लेते हैं, मतलब बाहर से विटामिन्स और न्यूट्रिशंस को लेते हैं और इतना ज़्यादा ले लेते हैं कि उनकी बॉडी पूरी फूल के गुब्बारा बन जाती है। ठीक है, तो वो एक तरीके का हो गया अपनी बॉडी को फोर्टिफाइड करना। क्लियर, वो नेचुरली नहीं होता है। नेचुरली का मतलब कि आप प्रकृति प्रदत्त चीज़ों को खाकर अपनी बॉडी नहीं बनाते हो, मतलब दाल विटामिन्स ये नहीं खाते हो। आप क्या करते हो, अलग से आयरन लेते हो, कैल्शियम्स लेते हो, ठीक है, विटामिन्स लेते हो, विटामिन की गोलियां कुछ लोग खाते हैं, ठीक है, इंजेक्शन तक भी इंजेक्ट करवाते हैं लोग, तो वो चीज़ें फोर्टिफिकेशन में आती हैं। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिंपल सा पूछेगा फोर्टिफिकेशन क्या होता है, तो आप बता दीजिएगा। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या होता है। गंगा उत्सव आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा गंगा उत्सव क्या है, नहीं पढ़ना है। देखो, जब मैं कह दूं नहीं पढ़ना है, ठीक, तो आप दो काम कर सकते हो, या तो इसको देख सकते हो कि क्या होता है, बाकी आएगा तो है नहीं, और जब नहीं आएगा तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई। फिर आता है पैरा मैक्रोबायोटस। पैरा मैक्रोबायोटस क्या होता है, आईएससी बेंगलुरु के द्वारा आपसे नहीं पूछेगा। ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। क्या है, ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, यूवी से बचाएगी। यूवी कौन, युवराज सिंह नहीं भाई, आप लोग भी मतलब कुछ भी यूवी समझ जाते हो। ठीक है, यूवी से बचाएगी मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाएगी। जैसे आप देखते होगे ना कि लड़कियां क्रीम लगाती हैं, ओलिव की क्रीम, ओले की क्रीम लगाएंगी, या फेयर एंड लवली की क्रीम लगाएंगी, या कई सनस्क्रीन क्रीम आती हैं, वो क्या करती हैं, आपको अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती हैं। क्लियर, वही चीज़ है ये पैरा मैक्रोबायोटस, इसी का उपयोग किया जाता है उन क्रीम में। अब आप लोग जब भी क्रीम परचेज करके लाइएगा तो उसमें देखिएगा कि इंग्रेडिएंट्स के अंदर पैरा मैक्रोबायोटस की मात्रा कितनी ज़्यादा है और कितनी कम है। और अगर कम है तो आप ये मान कर चलिए कि फिर आपका जो फेस है वो अल्ट्रा वायलेट से नहीं बचेगा। क्लियर, तो देख सकते हो। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कहाँ पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता है। फिर आता है वर्ल्ड सिटीज़ डेज। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि वर्ल्ड सिटीज़ डेज क्या है, आपसे क्वेश्चन बस ये पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा एक रेजुलेशन 68/239 क्या है, किससे संबंध है। तो सिटीज़ से संबंध है, मतलब शहरों के हैबिटेट से संबंधित है। क्लियर, बाकी आपको इसमें कुछ भी नहीं याद रखना है। चलिए, अगला हमारा है कोविड श्री शक्ति चैलेंज। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है। अब आप लोगों को लग रहा है सर श्री आ गया तो पढ़ा ही दो, क्योंकि आपकी एकेडमी ही श्री है, तो ठीक है, आप अगर कह दे रहे हो तो आपको बस पढ़ा ही देते हैं। माई गवर्नमेंट व यूएन वुमेन द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया, मतलब श्री का मतलब क्या होता है, वुमेन, यानी कि लक्ष्मी जी। क्लियर, तो इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। ठीक, आपने कहा तो इसीलिए थोड़ा पढ़ाया, ज़्यादा नहीं पढ़ाया। देखो, अपनी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए कभी भी। ठीक है, आप लोग जब सिलेक्ट हो जाएंगे तब आप तारीफ़ करवाइएगा, फिर अच्छा लगेगा। लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या है, आपसे नहीं पूछेगा, बस देख लो, सतलज नदी के ऊपर बना है। सतलज नदी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, कैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हमने ऑलरेडी आपसे वैसे पूछा है एमसीक्यू में कि जो 5 नदियां हैं उनको क्रम में लगाइए, है ना, उत्तर से दक्षिण, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। बाकी इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सतलज रिवर है क्या, मानसरोवर राक्षस ताल झील से वेस्टर्न तिब्बत से निकलती है। तो एक बार हम आपको मानसरोवर की यात्रा करा ही देते हैं, नहीं तो आप में से कई सारे बच्चे कहेंगे बताइए सर आप मक्का को दिखा दिए लेकिन हम हमारे तीर्थ स्थल को नहीं दिखा रहे हो। ठीक है, तो मानसरोवर, मानसरोवर इसमें राजस्थान क्यों दिखा रहा है भाई, मानसरोवर, ठीक है, कैलाश मानसरोवर। अरे भाई ये क्या निकल आया, ये देखो माउंट कैलाश, ठीक है, रिवर ऑफ इंडस, सोर्स ऑफ। ठीक, इसको देखो थोड़ा वैसे करके आपको दिखाते हैं, इसमें कुछ मुझे शायद आज अच्छा ही मिल गया है, एक मिनट। हाँ ये देखो, ये तो आज कुछ अच्छी चीज़ मिल गई प्रोजेक्ट में। क्या मिला है देखते हैं। वाओ, अच्छा ये देखिए, आपका तो इसमें वो मिल गया भाई, बड़ी अच्छी चीज़ मिल गई।
ये रिवर्स ओरिजिनेशन के वो सारे आपके वो मिल गए, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हो ना, ये देखो गोदावरी है आपकी, ठीक है, ये कृष्णा है आपकी, समझ रहे हैं ये चीज़ें। ये देखो गंगा आपकी कैसे अलग अलग वितरिकाओं में बट गई, ठीक है। यहाँ पे आपका अलग अलग ये रिवर आती हैं, ये देखो ये रिवर है ना, यहाँ से ऐसी रिवर, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये है आपका कैलाश मानसरोवर शायद, ठीक। तो यहाँ से राक्षस ताल से निकलती हैं सारी नदियाँ हैं। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे दिया है द इंडस रिवर, द सतलज रिवर, ब्रह्मपुत्र, कर्णाली रिवर, ठीक है। ये सब यहाँ से माउंट कैलाश से ही ओरिजिनेट होती हैं। और ये बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुज़्म, इन दोनों का ये सबसे फेमस प्लेस है, ठीक। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, इतनी सारी चीज़ें हो गई, कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं अपना अगला आर्टिकल, इसी में क्या है। सिंधु नदी की ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है, मतलब सिंधु नदी की सबसे पूर्वी नदी है। भाखड़ा डैम इसी पर है। भाखड़ा नंगल आप हमेशा पढ़ते हो ना। भारत व पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सिंधु जल समझौता, ऑलरेडी आप देखना सिंधु जल समझौते क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, मतलब टेस्ट सीरीज वालों में। यूपीएससी नहीं पूछती, यूपीएससी आपसे मेंस में पूछेगी, प्री में कभी नहीं पूछेगी। रावी, व्यास भी भारत की रिवर्स हैं, ठीक है। फिर आता है पिनाका रॉकेट सिस्टम। ऑलरेडी हमने आपको पिनाका पढ़ा दिया था। क्या पढ़ाया था इसमें? हमने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे आप लोग रॉकेट खरीद के लाते हो ना दिवाली के समय पे, 12 रॉकेट का एक बॉक्स आता है, ठीक। तो वैसे ही ये पिनाका होती है, 12 रॉकेटों का एक मिक्सअप पैकेट होता है। आप में से अब की बार की 26 जनवरी की अगर आपने परेड देखी होगी तो उसमें भी पिनाका को दिखाया गया है, क्लियर। तो ये एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया। बाकी आपको इसमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, स्वदेशी है, आपको अच्छे से पता है, ठीक। फिर आता है प्रोजेक्ट लॉयन। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि व्हाट इज़ प्रोजेक्ट लॉयन, ठीक है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 6 रीलोकेशन साइट्स को आइडेंटिफाई किया है। लोकेशन ये इंपॉर्टेंट है। कुनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एशियाई शेर को संरक्षण देने के लिए है, 6 साइट्स हैं। माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है। मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में। गांधीनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश। कुंभलगढ़ राजस्थान। जैसोर बालाराम अंबाजी कोल गुजरात में, ठीक है। और एशियन लायन जो है वो गिर नेशनल पार्क में है, गुजरात में है। एशिया का एकमात्र क्षेत्र यही है, ठीक है। और IUCN में इंडेंजर्ड है। यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछे हैं। अब आपसे मुश्किल है जो आगे 2021 में पूछे, ठीक है। 22 में जरूर पूछ सकता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत संरक्षित है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में। अब आपको एक बार हम दिखा दें क्या, कूनो पालपुर, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है लोकेशन। आप में से कई सारे बच्चों को शायद ना पता हो। कूनो, ये देखो कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी MP में है। यूपीएससी कई बार सिंपल सा क्वेश्चन पूछती है रीलोकेट करने को लेकर कि कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, क्या तमिलनाडु में है, अरुणाचल प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है? तो नहीं भाई, ये कहाँ पे है, आपकी मध्य प्रदेश में, क्लियर। तो इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो गई। बाकी आपको कुछ भी यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल। आपसे नहीं पूछेगा। NIIF क्या है, इम्पॉर्टेंट है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2015 बनाया गया। आपसे क्वेश्चन दे देगा कि हाल ही में गठन किया गया, तो गलत हो जाएगा। 2015 बनाया गया। 14,000 करोड़ की कोर कैपिटल की बात की गई है। पर्पस है ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट को फंडिंग देना। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज़ अ ग्रीन फील्ड, क्लियर, या व्हाट इज़ अ ब्राउन फील्ड, मतलब ग्रीन फील्ड क्या होती है, ब्राउन फील्ड क्या होती है। देखो, ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि नए प्रोजेक्ट लगाना या नई फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना या नई जगह पे नए उद्योग धंधे उपजाना नहीं, फसल का मतलब उपजाना नहीं, नए उद्योग धंधों को इस्टेब्लिश करना, क्लियर। ये हो गया ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड का क्या मतलब होता है कि जहाँ पे पहले से ही इंडस्ट्री है, जहाँ पे पहले से ही उद्योग धंधे हैं, वहाँ पर फिर से उद्योग धंधों को लगाना, वो ब्राउन फील्ड। सपोज़ करो एग्जांपल कि जब गुड़गांव नहीं बना था और गुड़गांव को जब बसाया जा रहा था, तो उस समय वहाँ पे जो ये IIT कंपनियाँ इस्टेब्लिश की गई वो सब थी ग्रीन फील्ड के अंतर्गत, क्लियर। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश की गई वो थी ग्रीन फील्ड के अंतर्गत। बेंगलुरु को जो IIT हब बनाया गया वो था ग्रीन फील्ड के अंतर्गत। गुजरात में गिफ्ट सिटी बनाई जा रही वो है ग्रीन फील्ड के अंतर्गत, क्लियर। बट
दिल्ली में नेहरू प्लेस हो या दिल्ली में आपका कोई भी रीजन हो, सपोर्ट करो नेहरू प्लेस हो गया, सरोजनी मार्केट हो गई। अब कुछ बच्चे तो बड़े खुश हो गए होंगे कि सर वाह आपने सरोजनी मार्केट का नाम ले लिया, चलो शॉपिंग करेंगे जाके। ठीक है, कोई बात नहीं, लॉकडाउन लगा हुआ है तो शॉपिंग वॉपिंग से बचिए। तो सरोजनी मार्केट मान लो, अब सरोजनी मार्केट जैसे सरोजनी मार्केट है, ठीक, तो वहाँ पे क्या है, आप कोई भी धंधा इस्टेब्लिश करो, नया लगा दो जाके वहाँ पे अपनी रेडी पटरी कि भाई 2 रुपए के ये ले लो, 3 रुपए का ये ले लो, 100 रुपए का ये ले लो, सूट ले लो, ये दुपट्टा ले लो। ठीक है, तो वो हो गया आपकी ब्राउन फील्ड। क्लियर, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी यहाँ नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन आपका बस ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में ही आएगा। ठीक, फिर बात आती है इसी में, इसमें 3 तरीके के फंड होते हैं। इन फंड को रजिस्टर्ड किया गया है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है काफ़ी अच्छे तरीके से, क्योंकि ये चर्चा में रहा है। क्या होता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड? ऐसा फंड होता है जिसमें पैसा कलेक्ट किया जाता है प्राइवेट के द्वारा, यानी कि इंडिविजुअल्स के द्वारा, इंडियंस व फॉरेनर के द्वारा, जो कि सेबी में रजिस्टर्ड होते हैं। यानी कि एक तरीके से वैकल्पिक रूप से कहीं से निवेश के लिए पैसे की ज़रूरत पड़े तो हम किसी से भी मांग सकते हैं। ठीक, बाकी आपको यहाँ कुछ भी नहीं याद रखना है। फिर आता है हमारा चार चपोरी ऑफ आसाम। ये क्या है? चार एक फ्लोटिंग आइलैंड है नदी के किनारे का, चार एक फ्लोटिंग आइलैंड होता है। चपोरी क्या होता है? नदी के किनारे का वो हिस्सा होता है जिसमें अक्सर फ्लड उसे नुकसान पहुँचाती है। सपोज़ कीजिए कि आप ऐसे, ये रिवर होती है, ठीक है, अब इस रिवर के किनारे का ये जो पार्ट्स है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हमेशा फ्लड आती रहती है। तो यहाँ पे जो लोग भी रहते हैं या जितनी भी बायोडाइवर्सिटी होती है उसको जो नुकसान पहुँचाया जाता है वो कहलाता है चपोरी। क्लियर? तो अब एक बार हम चार की लोकेशन देख लेते हैं। आपने एक आइलैंड और पढ़ा था, क्या पढ़ा था? भाषणचर आइलैंड। कहाँ पे था बताइए? बांग्लादेश में था। ठीक है, तो आपको ज़्यादा उसमें याद रखने की ज़रूरत है नहीं। चार चपोरी, शायद अगर यहाँ पे दे दें आपको लोकेशन, हाँ ये देखिए चार चपोरी असम में है। ये देखिए आपका यहाँ पे मिला चार चपोरी असम। क्लियर? तो ये चार चपोरी असम का रीज़न है। ठीक है, अब यहाँ पे आइलैंड आपको दिखाया है इसने, तो आइलैंड शायद अगर यहाँ पे आसपास कहीं होगा इसी के पास में, खैर इसमें नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, नहीं दे रहा है तो हमें इतना कंफ्यूज भी नहीं होना है। बस इतना है, ये पता होना चाहिए कि हाँ चार चपोरी कहाँ का है, असम की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी यहाँ पे नहीं पढ़ना है। फिर बात आती है इसके आगे क्या है, कई बार इन दोनों शब्दों को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कई बार चपोरी को आइलैंड कह दिया जाता है तो कभी चार को कुछ कह दिया जाता है। ठीक, अधिकांश संख्या बंगाली मुस्लिम की है जिन्हें मियाँ कहा जाता है। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा। अब यहाँ से आपको एक चीज़ बस याद आ गई होगी कि मियाँ की ठोड़ी, मियाँ की मल्हार, ठीक है, पढ़ते हो ना, किसकी थी बताइए? अमीर खुसरो की। क्लियर? अन्य समुदाय भी यहाँ पे हैं, जैसे मिसिंग है, डेवरिस हैं, कोचारी हैं, नेपाली हैं। तो ये सब कहाँ के हैं? असम के। ठीक, मियाँ मुस्लिम माइग्रेंट कम्युनिटी है जो भारत में आए थे बांग्लादेश से। यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछती है ना, जैसे चांगपा को पूछा यूपीएससी ने, रोहिंग्या चर्चा में रहते हैं, ब्रू कम्युनिटी चर्चा में रहती है, तो हो सकता है मियाँ भी आपसे पूछ ले। ठीक, बात आती है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। 5 तरीके की क्षमादान शक्ति है, सिवाय मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। ठीक, बाकी इसे हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, यहाँ जरूरी नहीं है इतनी इंपॉर्टेंट, इसीलिए हमने यहाँ से इसको छोड़ दिया है। नेशनल मानसून मिशन क्या है? नेशनल मानसून मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अर्थ साइंस के द्वारा है, 2012 में मौसम पूर्वानुमान की बातें बताता है। ठीक है, इससे ज़्यादा हमें कुछ पढ़ना नहीं है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल आपसे बहुत ही, मतलब अगर हम ये कहें कि इम्पॉर्टेंट कोई बॉडी है इस समय मिडिल ईस्ट की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जीसीसी। और जीसीसी के बारे में ऑलरेडी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी किया है, मैप के साथ में और पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ में, जो इम्पॉर्टेंट बॉडी हमारी सीरीज चलती है। बट यहाँ पे हम कुछ नए और फैक्टर देखेंगे। ये एक रीजनेबल इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है, 1981 में गठन हुआ था। इसके 6 कंट्री मेंबर हैं, बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है, यूएई है। मतलब यमन इसका नहीं है, इराक इसका नहीं है, ईरान इसका नहीं है। ये बातें आपको याद रख। देखो
ये तो सबको पता हो जाता है कि हाँ इतने देश तो यहाँ पे हैं, बट आपको ये याद रखना होता है कि ये कंट्री इसके नहीं है। इराक इसका नहीं है, ईरान इसका नहीं है, ठीक है, अफ़गानिस्तान इसका नहीं है, और क्या नहीं है, यमन नहीं है, ओमान है। तो एक बार इसके हम लोकेशन देख लेते हैं। गल्फ़ ऑफ कहाँ पे ये काउंसिल, पर्सियन गल्फ़ में है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है, तभी आप तो इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ये देखो ऐसे आप देखा करो, ये है हमारी गल्फ़ ऑफ पर्शिया, क्लियर। यहीं पे हैं ये सारी की सारी कंट्री, जैसे आप कुवैत देख रहे हो, बहरीन देख रहे हो, कतर देख रहे हो, यूएई आप देख रहे हो, क्लियर, ये आप ओमान देख रहे हो, लेकिन यमन नहीं है इसमें, ठीक है, यानी कि यमन नहीं है। अब एक और बात आप बताओ कि यमन नहीं है, इराक है क्या, इराक नहीं है, ईरान है क्या यहाँ का, ईरान भी नहीं है, अफ़गानिस्तान नहीं है, क्योंकि ये पेनिनसुला इसकी बात हो रही है। कौन सा पेनिनसुला है ये बताइए, अरब पेनिनसुला, क्लियर। तो इसमें लोकेशन आपको देखनी है, ठीक है, तो बाकी आपको इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है, लोकेशन से ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये 6 कंट्री हैं, ठीक, जीसीसी में 6 हैं, ऐसे समझा करो, जीसीसी में 6। रियाद कहाँ है, सऊदी अरब में है, ठीक है, सऊदी अरब की सिटी है। सऊदी अरब व ईरान काफ़ी कम एक साथ मिलते हैं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, जैसे मैंने कहा ना कि जिसमें जैसे भारत और पाकिस्तान, रेयर होगा कोई ऐसी बॉडी, एससीओ जैसे एग्जम्पशंस होता है, सार्क तो ठंडे बस्ते में ही है, ठीक है, बिम्स्टेक में देखो नहीं है पाकिस्तान, ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। शशि एस वेम्पति समिति, ये क्या है, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि किससे संबंधित है। टीआरपी का मतलब आप समझते ही हो, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा अर्णव गोस्वामी को लेकर। फिर आता है बार्क, बार्क आपसे क्वेश्चन पूछेगी नहीं, बस सामान्य तौर पर आप देख लो क्या है। पूरा नाम है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, ये एक इंडस्ट्री बॉडी होती है, बारोमीटर के द्वारा टीआरपी का उपयोग किया जाता है। देखो होता क्या, आप लोग टीआरपी सुनते होगे तो आपको लगता होगा टीआरपी की काउंटिंग की कैसे जाती है। तो देखो जब टीवी कंपनियां बनाई जाती हैं, मतलब जब टेलीविज़न सेट बनाए जाते हैं, तो उनमें से कुछ टेलीविज़न सेट को, जिनमें सिर्फ टेलीविज़न कंपनी को पता होता है और बार्क जैसी इस बॉडी को पता होता है, क्लियर। तो बार्क क्या करती है, एक चिप उसमें लगा देती है उन टेलीविज़न में। हो सकता है कि आप लोगों के घर में जो टेलीविज़न हो उनमें से किसी के यहाँ एक में लगी हो, क्लियर, लेकिन हमें नहीं पता है। तो क्या होता है कि वो टेलीविज़न जितनी ज़्यादा बार जिस चैनल को देखेगा, उसी के आधार पर एक गणना कर ली जाती है कि इस चैनल की टीआरपी काफ़ी हाई है। नहीं समझ पाए, सिंपल सी बात है, आपके यहाँ गैस होगी, गैस में रेगुलेटर होगा, रेगुलेटर ये बता देता है ना कि हाँ ये ऐसे ऐसे गैस इतनी इससे निकलती है, या बिजली का मीटर आपके यहाँ होगा तो बता देता है कि आपके घर में इतनी बिजली की खपत होती है। और जो लोग कटिया चलाते हैं, जो लोग बिजली का डायरेक्ट यूज करते हैं, तो नहीं पता चल पाता। तो वही चीज़ है यहाँ पे। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बारोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है, देख सकते हैं आप टीआरपी के उपयोग के लिए। ये कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है कि इंडियन सोसाइटी एक्ट के तहत आती है, कुछ भी नहीं पूछेगा। गांधी यंग टेक्नोलॉजिकल अवार्ड्स आपसे नहीं पूछेगा, गांधी यंग टेक्नोलॉजिकल अवार्ड क्या है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि सित्रे ज्ञति और सृष्टि ज्ञति क्या है। ये एक तरीके के अवार्ड हैं जो साइंस से संबंधित दिए जाते हैं, ठीक। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है, आपसे पूछेगा नहीं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इंडिया पार्क आपसे नहीं पूछेगा कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इंडिया पार्क कहाँ पे है। ये फालतू के क्वेश्चन आते हैं, हमें लोगों को पढ़ना नहीं होता है। फिर आता है अवधनम, अवधनम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द अवधनम क्या है। अवधनम लखनऊ या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा श्री राम जन्मभूमि के लिए किया गया एक प्रोग्राम है, तो ऐसे गलत हो जाता है, ठीक है। ये एक लिटरेरी परफॉर्मेंस है जो तेलुगु भाषा के ग्लोरियस ट्रेडिशन को कंट्रीब्यूट करता है, मतलब तेलुगु से रिलेटेड एक लिटरेरी प्रोसेस होता है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति लिटरेरी प्रोसेस से हुई है, जहाँ पोएट आते हैं तेलुगु व कन्नड़ के और कविताएं आपस में एक दूसरे से करते हैं। एक तरीके का आप समझो कि अंताक्षरी खेलते हैं, आप लोग खेलते होगे ना कि तुम माँ से गा के बताओ, तुम का से गा के बताओ। तो मैं आप लोगों को एक देता हूँ, आप लोग एक काम करिए, आज गाना गाइए। किससे गाना गाएंगे? अरे क्या आप लोग भी तैयारी करिए यूपीएससी की, अंताक्षरी लबासना में खेलना, ठीक है। अब काफ़ी पोएम के तरीके हैं, मतलब किसी भी तरीके से गाया जा सकता है। इसमें कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ये कुछ नहीं आपको पढ़ना है। प्रच्छक क्या है, सौ प्रच्छक क्या है, कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है।
फास्ट रेडियो बर्स्ट क्या है? फास्ट रेडियो बर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नासा द्वारा एक माइक्रो ऑब्जर्व किया गया है, नासा के द्वारा एक मिक्स ऑब्जर्व किया गया है जिसमें एक्सरे व रेडियो सिग्नल्स डिटेक्ट किए हैं। मतलब कहने का है कि एक तरीके की एक वेव्स को ऑब्जर्व किया गया है जिसमें एक्सरे भी शामिल हैं और रेडियो सिग्नल्स भी शामिल हैं, यानी कि दोनों एक साथ शामिल हैं, इसलिए ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, कुछ भी नहीं पढ़ना इसमें, नहीं आएगा आपका। फिर आता है इंटरपोल। ऑलरेडी मैंने इंटरपोल के बारे में इतनी चीज़ें बता दी हैं कि इंडिया में सीबीआई इंटरपोल को मैनेज करती है, देखती है। इंटरनेशनल ये पुलिस होती है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, साइबर क्राइम को भी एड्रेस करती है। 1923 में इसका गठन हुआ। 194 कंट्री हैं। इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में, क्लियर, फ्रांस की सिटी है लियोन, क्लियर। तो बाकी आपको नहीं पढ़ना है, तो एक बार हम आपको लियोन की लोकेशन दिखा देते हैं कि लियोन की लोकेशन है कहाँ पे। तो ये है हमारी जिब्राल्टर, क्लियर, जिब्राल्टर के ऊपर है हमारा स्पेन, क्लियर। मतलब हम लोग सोचते हैं ना उपनिवेशवादी तो सबसे बड़े हम ही लोग हैं, हम ही लोग कह देते हैं ये हमारा है उपनिवेश, ये है हमारा फ्रांस, ठीक है। तो क्योंकि आदत अब पड़ गई है कि सब भाई भाई है ना, हम लोग पढ़ते नहीं कि वसुधैव कुटुंबकम। ये देखो लियोन सिटी है, क्लियर। आप लोग एक नाम सुनते होंगे, ऑस्ट्रेलिया का एक स्पिनर है नॉर्थन लियोन, क्लियर। तो वैसे याद रखा करो नॉर्थन लियोन। ये देखो कितनी भव्य सिटी है। आप लोग जब आईएफएस बन जाना ना तो यहीं पे जाना घूमने, ठीक है, फ्रांस वगैरह। चलिए कोई बात नहीं, फ्रांस आपका हो गया। अच्छा, इस समय फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है बताइएगा ज़रा, कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, ठीक। ओपेक क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे जीसीसी इंपॉर्टेंट है वैसे ओपेक भी इंपॉर्टेंट है। इसको भी हमने ऑलरेडी वहाँ पे दे दिया है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, मतलब वो कंट्रीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पेट्रोलियम उत्पाद को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। बगदाद कॉन्फ्रेंस के तहत इसका गठन हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे पहले क्वेश्चन ये पूछेगा कि बगदाद कॉन्फ्रेंस का संबंध किससे है? क्या जीसीसी से है, क्या ओपेक से है, क्या फिर एससीओ से है, या फिर आपसे क्या पूछेगा बिम्स्टेक से है? तो आप कह देंगे नहीं भाई साहब ये ओपेक से संबंधित है, क्लियर। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला के द्वारा इसे गठित किया गया। अब आप में से कई सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मास्टर अभी तो आप जब जीसीसी पढ़ा रहे थे तो आपने बोला था कि ईरान और सऊदी अरब कभी एक दूसरे के साथ नहीं होंगे। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने वहाँ पे कहा था कि रेयर होता है। जैसे भारत पाकिस्तान एससीओ में हैं तो रेयर है ना, तो वही रेयर एक्सेप्शन है। अब तेल तो उत्पाद करेंगे तो साथ में तो आना ही पड़ेगा ना। इराक भी है इसमें, कुवैत भी है, वेनेजुएला भी है। अब आपको लोकेशन दिखा देते हैं, कुछ बच्चों को वेनेजुएला नहीं पता होगा कि कहाँ पे है, ठीक है। तो आप ये देखिए, ये है हमारा प्यारा अफ्रीका का रीजन, ठीक है। यहाँ पे हम चले, ये है हमारा क्या बताइए, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, इराक है, ईरान है। इतनी सारी चीज़ें आप देख लिए। चलिए अब यहाँ से हम थोड़ा चलते हैं कहाँ पे, वेस्टर्न की ओर। वेस्टर्न में गए, ये है हमारा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में गए तो ये सबसे बड़ा जो क्षेत्र है ना, ये है हमारा वेनेजुएला, क्लियर। ये कोलंबिया है, क्लियर। तो इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक। अब आप में से कुछ बच्चे ये बता दीजिए, क्या वेनेजुएला से आपकी इक्वेटर होकर गुजरती है? तो नहीं गुजरती है, क्लियर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेनेजुएला से आपकी इक्वेटर होकर नहीं गुजरती है, ठीक। इक्वेटर कहाँ से होकर गुजरती है? केवल कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राज़ील से। समझ गए? तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, मतलब यहाँ से जाती नीचे से, इस जगह से। तो ये चीज़ें आप याद रखा करो, जैसे सूडान से नहीं गुजरती, हमने आपको बताया था अभी, ठीक। तो ये लोकेशन आपने देख ली, बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। ऑस्ट्रिया की लोकेशन दिखाएं क्या आपको? तो एक मिनट आपको ऑस्ट्रिया की भी लोकेशन दिखा देते हैं। तो ये है हमारा ऑस्ट्रिया की लोकेशन, ये इटली है हमारा, क्लियर। ये है हमारा ऑस्ट्रिया, ये देखो, क्लियर। तो ये ऑस्ट्रिया है, इससे ज़्यादा हमें यहाँ पे कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं बार बार लोकेशन आपको इसलिए नहीं दिखाता हूँ कि मुझे मज़ा आता है, बार बार दिखाता है इसलिए क्योंकि आपको कंफर्म रहे कि ऑस्ट्रिया कहाँ पे है, तो आप गलत नहीं कर सकते। मान लो कि क्वेश्चन आ जाए लाल सागर,
में क्या ऑस्ट्रेलिया टच होता है? तो नहीं टच होता है। इनडायरेक्टली ये काम करेंगे आपके लिए, और वो तो तभी पता चलेगा जब आप 27 जून को एग्ज़ाम देकर आएंगे। अन्य सदस्य हैं अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वाटोरियल गिनी, गबन, लीबिया, यूएई। आपसे नहीं पूछेगा कुछ भी, ठीक है। आपको ओपेक कंट्री बस पूछेगा कौन कौन से संस्थापक सदस्य थे उससे, कि इसका वेनेजुएला मेंबर है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ओपेक फंड फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट आपसे नहीं पूछेगा। 12 सदस्य हैं इसके, अंगोला नहीं है तो आपसे नहीं पूछेगा। बॉडी मास इंडेक्स आपसे नहीं पूछेगा कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, ठीक। टिनिटस क्या होता है? टिनिटस कोविड-19 के इन्फेक्शन के कारण टिनिटस की समस्या और भी बढ़ गई है। ये क्या चीज़ होती है? टिनिटस का मतलब होता है एक परसेप्शन है कानों में आवाज़ का आना। अरे सपोज करो आप लोगों ने कभी भी जब आप लोग नहाते होगे, है ना, और धोखे में आपके कान में पानी चला जाता होगा, तो ऐसा लगता है कि कोई कितने भी थप्पड़ मारे ना, लेकिन कान से वो पानी नहीं निकलती है बूंद, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप लोग जब कहीं पे जाते हो घूमने, ठीक है, आपका सपोज करो नाम है राम, ठीक है, और आप जा रहे हैं, किसी ने आवाज़ दी अरे राम सुनो, तो पीछे से आपको लगता है कि आपको आवाज़ दे रहा है। कई बार क्या होता है कि आप अपने जब घर में जाते हो तो आपको इस यहाँ की जहाँ आप रहते हो रूम वगैरह में, वहाँ की फीलिंग आती है कि आपको किसी ने बुलाया है, तो वो आवाज़ गूंजती है। क्लियर? उसी को टिनिटस कहते हैं, ठीक। ये अपने आप में बीमारी नहीं है बल्कि एक लक्षण है, ठीक। तो आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा हाल ही में चर्चा में रहा टिनिटस क्या है, एक एस्ट्रॉइड है या फिर एक बीमारी है? तो आप बता सकते हैं कि हाँ एक तरीके की बीमारी है, ठीक। फिर आता है एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स क्या है। हजीरा घोघो रोरो फेरी सर्विस आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा हजीरा घोघो रोरो पैक फेरी सर्विस क्या है। ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए दाहोद गुजरात में पहले रोरो फैक्स सर्विस की शुरुआत की गई थी। रोरो फैक्स फेरी सर्विस का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग देखते हो ना पानी वाले जहाज़ों में गाड़ियाँ अपनी लोड कर दो, मतलब मोटरसाइकिल भी चढ़ा दो, उस पर कार भी चढ़ा दो और उसको यहाँ से ले जाके दूसरी जगह ले जाओ पानी के रास्ते, फिर वहाँ पे अपनी कार उतार लो, उसको बोलते हैं रोरो फेरी सर्विस। क्लियर? इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। बात आती है पक्के टाइगर रिजर्व, इसी को पखुई टाइगर रिजर्व कहते हैं और यूपीएससी ने 2018 के प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ लिया है, आपसे नहीं पूछेगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि पखुई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर? नामेरी नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। ग्रेट हॉर्नबिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रेट हॉर्नबिल क्या है? स्पीसीज अरुणाचल प्रदेश में मिलती है, IUCN में वल्नरेबल है, स्टेट बर्ड है अरुणाचल प्रदेश का। अनप्रोटेक्टेड एरिया अरुणाचल प्रदेश में कौन से हैं? ये लिस्ट आपको याद रखनी है। देखो इस पे क्वेश्चन कभी भी बनता है और आपको पता होना चाहिए कि हमने आपको टेस्ट में भी दिया है MCQ में। टाले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी अरुणाचल में, हमने ये भी आपको दिया था। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नामदफा टाइगर रिजर्व, हमने आपको नामदफा भी दिया था। मॉलिंग नेशनल पार्क और सेसा आर्किड सेंचुरी। सेसा आर्किड सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये सारी याद रखनी है लिस्ट, ठीक है। इससे ज़्यादा डेप्थ में आएगा नहीं। ये बिल्कुल नहीं पूछेगा कि यहाँ पे ये टॉफ़ी मिलती है, यहाँ पे ये बिस्किट मिलता है, यहाँ पे आप इस गाड़ी से आइए, ये कुछ नहीं पूछेगा। तो क्या पढ़ना? करतारपुर साहिब इसलिए नहीं इम्पॉर्टेंट है कि करतारपुर साहिब कहाँ है, इम्पॉर्टेंट इसलिए गुरु नानक जी से संबंधित है और गुरु नानक पे क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछेगी। और आपको पता होना चाहिए कि हमने प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में आपको भक्ति मूवमेंट जब पढ़ाया है तो वहाँ पे गुरु नानक के संदर्भ में काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिया है, तो उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। फिर भी एक दो पॉइंट अगर रह गए हैं तो वो यहाँ देख लेते हैं। करतारपुर साहिब है कहाँ? रावी रिवर के किनारे है। क्लियर? एक बात और बताऊँ, हो सकता है मे बी आपसे यूपीएससी इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि आप हिस्ट्री के अधिकांश एस्पायरेंट होंगे, कि रावी नदी क्यों फेमस है, कोई 4 कारण बताइए इसके फेमस होने के, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। क्लियर? तो आप क्या बताएंगे? आप सिंपल सा क्वेश्चन बताएंगे कि साहब वहाँ पे करतारपुर साहिब कॉरिडोर है। क्लियर? रावी नदी के किनारे ही परुष्णी नदी आप पढ़ते हो ना ऋग्वेद में, दासराग युद्ध हुआ था। क्लियर? आर्य और अनार्य के मध्य। ठीक, 2 हो गए रीजन। तीसरा रीजन आप बताइए, यहीं पे लाहौर अधिवेशन हुआ था। क्लियर? जिसमें हमने पूर्ण स्वराज की बात की थी। चौथा क्या है कि हमने 26 जनवरी को यहीं पे पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया था। क्लियर? तो ये 4 रीजन हो गए रावी नदी के इम्पोर्टेंस के।
बाकी इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक। हालांकि आपसे पूछेगा 3 ही रीजन, तो आपको पता होना चाहिए। बाकी आता है क्या, टारबल्स। टारबल्स क्या है, हिमालय तिब्बत के पठार को दुनिया का 3rd पोल बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हिमालयन जो रीजन है, हम लोग 2 पोल पढ़ते हैं ना, ऐसे देखो ये है हमारी, आप में से कई सारे बच्चों को शायद पोल ना भी पता हो। इसको क्या हो गया, पृथ्वी को भी ना कभी कभी वो लगता है गर्मी वगैरह आ जाती है, तो देखो ये अर्थ अपने में रोटेट हो रही, ये है अर्थ का क्या, नॉर्थ पोल, और यहाँ पे है साउथ पोल। देखो ये टिल्ट है अर्थ, ठीक है। यहाँ पे ये है तो बिल्कुल सीधा हमको दिखा रहा है, लेकिन ये टिल्ट होती है 23.5 डिग्री, ठीक। तो ये है हमारा, इस तरफ को ऐसे झुकी होती है ना पृथ्वी, ठीक। ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल। अब लोग कह रहे हैं कि साहब नॉर्थ और साउथ तो ठीक है, 3rd पोल हमारा ये है हिमालयन का ये रीजन। क्लियर, बस इतनी बात आपको याद रखनी है। टारबल्स के स्मॉल लाइट एब्जॉर्बिंग बर्फ को पिघला देते हैं, ब्राउन कार्बन से बनते हैं। ब्राउन कार्बन क्या होता है, ब्लैक कार्बन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में पढ़ाएंगे, साथ ही इन्वायरमेंट की बुक सीरीज में पढ़ाएंगे, तो चिंता नहीं करना है। फिर आता है वर्ली आर्ट। ऑलरेडी हमने अपनी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में वर्ली आर्ट को पढ़ा था, बट एक बार फिर भी देख लेते हैं। महाराष्ट्र की है, 10th सेंचुरी AD में ज्यामितीय आकृतियों का ज़्यादा उपयोग होता है, जैसे सन व मून को दर्शाते हैं कैसे, ऐसे वृत्त से, ठीक है। त्रिभुज के रूप में दर्शाएंगे किसे, माउंटेन्स को ऐसे कर देंगे, और आप समझ जाइएगा माउंटेन्स है। वर्ग में सेंट्रल विचार को मान लीजिए ऐसे उन्होंने एक फिगर ऐसे ना दिया, बोले कि यहाँ पे सेंट्रल विचार है। सपोज कीजिए ऐसे ही आपको आकृतियाँ कहाँ पे मिलती हैं बताइए, जब आप पढ़ते हो ना भीमबेटका, उसमें भी ऐसे ऐसे चित्र आपको बने हुए हैं ना, ऐसे करके फिर ऐसे करके। तो अब आप समझ सकते हो वो लोग क्या कहना चाह रहे थे। वो लोग कहना चाह रहे थे कि ये सन और मून वाला इंसान है, ये जो व्यक्ति है ये एक तरीके का इसमें हमारा आइडिया है, और ये जो है ये वास्तव में माउंटेन्स हैं। क्लियर, तो खैर अभी तक हम उनको कोडिंग नहीं कर पाए हैं, इनकोड नहीं कर पाए। फिर आता है वर्ली ट्राइब, महाराष्ट्र की जनजीवन शैली, बिल्कुल नहीं पूछेगा, ठीक। डोबरा चांती ब्रिज आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। टिहरी लेक आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा बांध टूटा था उत्तराखंड में। क्लियर, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है टिहरी लेक। टिहरी लेक कहाँ पे है, उत्तराखंड में, ठीक है। बाकी आपको यहाँ कुछ भी नहीं पढ़ना है। भागीरथी नदी पर बना हुआ है, भागीरथी अलकनंदा से मिलकर गंगा का निर्माण करती है, ठीक है। बाकी आपको इसमें कुछ भी नहीं रटना है। इससे रिलेटेड बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी ना, वो अपवाह तंत्र में हम आपको प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में पढ़ाएंगे, जिसमें रिवर्स को हमने काफ़ी डेप्थ में मेंशन किया है कि अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो गंगा कहाँ पे बनती है। क्लियर, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये सब कौन कौन से प्रयाग में नदियाँ बदलती हैं, तो ये सब वहाँ पढ़ाएंगे। रेस्क्यूड एक्जॉटिक एनिमल मतलब विदेशी एनिमल को एग्जीक्यूट करना, एक्सोटिक करना, ये क्या होता है। होता है क्या ना कि कई सारे लोग क्या करते हैं, मतलब उत्पाती टाइप के लोग, वो बाहरी स्पीसीज़ को अपने घर ले आते हैं। जैसे मान लो वो सऊदी अरब घूमने गए तो वहाँ से किसी भी एक जीव को अपनी जेब में भर के ले आए। अब एयरपोर्ट में चेकिंग हुई नहीं तो उसको इंडिया में लाके पालने लगे। वो बेचारा रहने वाला सऊदी अरब का था, इंडिया में थोड़ा ना सर्वाइव कर पाएगा, और इसको फिर काफ़ी महंगे दामों में बेचा जाता है, यानी कि इसकी स्मगलिंग की जाती है। आपने कई बार देखा होगा टीवी वगैरह में, टीवी में आपको दिखाते होंगे कई सारे NGO क्या करते हैं कि विदेशी जो पक्षी होते हैं ना, जिनको लोग बेचते हैं मार्केट में, ठीक, उन पक्षियों को छुड़वाते हैं क्योंकि वो हमारे यहाँ के नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको याद रखनी है। कुत्तों को जैसे आप देखते होगे, कुत्ते एक से एक विदेशी नस्ल के आते हैं ना, लोग पालते हैं कुत्तों को, मतलब अपने आज हद कितनी हो गई ग्लोबलाइजेशन की कि आप ये देखिए कि एक कुत्ते को पालने में लोग जितना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, अगर एक कैंपेन चलाया जाए ना कि इंसान कुत्तों को ना पाल के उन गरीब आदमियों को पाले, या उन गरीब बूढ़े माता पिता को पाले, उन भिखारियों को पाले जो लोग रोड पे भिक्षा मांग रहे हैं, या मंदिरों में जो बच्चे अनाथ हैं भिक्षा मांग रहे हैं, रेलवे ट्रैक पे जो भिक्षा मांग रहे हैं, अगर हर एक व्यक्ति उनको पाल ले ना, तो कुत्तों से ज़्यादा मतलब उनकी परवरिश हो जाए तो हमारा देश सुधर जाए। बट यही है कि लोगों को कुत्ते पालने का शौक़ होता है, और कुत्ते पालने के चक्कर में अपने माँ बाप को छोड़ आएंगे और उसका नाम ऐसे रखेंगे पप्पी, टॉमी, फलाना, और वो बीमार हो जाए तो का खुद खाना ना खाएं, जबकि माता पिता वृद्धाश्रम में पड़े हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। माता पिता का बर्थडे याद रहे ना रहे, लेकिन अपने कुत्ते का बर्थडे उनको याद रहेगा, टॉमी का। क्लियर,
पता नहीं क्यों, खैर इंडिया है, नकल तो अच्छी करता है वेस्टर्न की। एम सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम क्या है? नीति आयोग के द्वारा है। सीरियस मतलब रसिया का है, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा ये क्या है, ठीक है, तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इथोपिया टाइग्रे रीजन, इथोपिया टाइग्रे रीजन, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये जो टिग्रे रीजन है वो कहाँ का है, तो इथोपिया में है। क्लियर? इथोपिया की लोकेशन मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था, अभी फिर से दिखा देता हूँ। इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है, यूरोप व कुनोमा लोगों के मध्य। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि यूरोप व कुनामा जो समुदाय के लोग हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? इथोपिया में, ठीक है। बाकी आपको इसमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार हम इथोपिया का टिग्रे रीजन देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? तो देख लेते हैं टिग्रे, ये देखो ये टिग्रे है इथोपिया का रीजन। द टिग्रे रीजन इन द नॉर्थ मोस्ट रीजन ऑफ इथोपिया। क्लियर? तो आपको ये सिंपल से अगर क्वेश्चन पूछ ले कि टिग्रे रीजन कहाँ का है, क्या अजरबैजान और आर्मेनिया के मध्य है, तो नहीं। अब आप लोग ये बता दीजिए मुझे कि मैंने आखिरकार अजरबैजान और आर्मेनिया नाम लिया ही क्यों? क्योंकि भाई साहब अजरबैजान और आर्मेनिया के मध्य एक क्षेत्र है जिसको लेकर डिस्प्यूट है, यहाँ पे क्षेत्र है, उसका क्या नाम है बताइए? नगार्नो काराबाख। क्लियर? तो आपको बस ये याद रखना है कि यहाँ का एक क्षेत्र है नगार्नो काराबाख, इसलिए मैंने इसका नाम लिया। तो नगार्नो काराबाख अजरबैजान और आर्मेनिया के मध्य है। टिग्रे रीजन कहाँ का है? आपका इथोपिया का, ठीक। फिर आती है एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव बजटरी क्वेश्चंस, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगी ये क्या होती है। फिर आता है फूड कोएलिशन, आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि फूड कोएलिशन क्या होता है। मतलब लड़कियों वाली आवाज़ मेरी निकल जा रही, क्यों निकल जा रही है मुझे खुद नहीं पता है, मतलब मुंह स्प्लिट कर रहा है, ठीक है, फिसल रहा है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन आएगा हम आपको बताते हैं। पहला तो ये पूछेगा इसे इम्प्लीमेंट कौन करता है, तो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। पर्पज़ क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट देना उन पर्सन को जो अपनी नौकरी खो चुके हैं, पूरी लाइफ में केवल एक बार 3 माह की अर्निंग का 50% पे किया जाएगा ताकि उनकी आजीविका चलती रहे। शर्तें 2 हैं, एक तो वो लोग बेरोजगार होने की 2 शर्तें हैं। 2 वर्ष का बीमा उन्होंने पे किया हो, 180 दिनों में 78 दिन काम किया हो और क्लेम के समय दंडित ना हो। क्लियर? आधार कार्ड व बैंक अकाउंट का डाटा बेस से लिंक होना चाहिए, ज़्यादा आपसे पूछेगा नहीं, ठीक। तो इस तरीके से हमने अपने नवंबर 1 से लेकर 10 नवंबर तक के करंट अफेयर्स को काफ़ी गहनतापूर्वक अध्ययन किया और आपने देखा होगा कि इसमें लगभग 30% आर्टिकल नॉन इम्पॉर्टेंट थे, यानी कि इम्पॉर्टेंट नहीं थे, तो हमने उनको अवॉइड कर दिया है। आप भी उनको अवॉइड कर दीजिएगा। क्लियर? इसीलिए हम कहते हैं कि नकल, देखो होता है ना, कुछ बच्चे सोचते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मास्टर की PDF ले लो, उसी से करंट अफेयर्स हो जाएगी, क्या करेंगे वीडियो देख के। तो अब आप समझ गए होंगे कि आप वीडियो देखते हैं तो आपको क्या फ़ायदा मिलता है कि जो PDF होती है वो तो एक बहाना होता है, उसमें तो आधे से ज़्यादा कूड़ा कचरा भरा होता है, ठीक है। अब आप लोग सोचते हो सर आप जब PDF बनाते हो तो कूड़ा कचरा क्यों भर देते हो? इसलिए भर देते हैं क्योंकि आप लोग जब कोई चीज़, देखो होता है ना कि अगर किसी बच्चे को ये बताया जाए, दारू पिला के उसको बताओ कि भाई दारू पीना नुकसानदायक है, तो उसको लगेगा कि हाँ दारू पीना नुकसानदायक है। अब आप किसी को यही बताते रहो दारू पीना नुकसानदायक होती है, उसको पीने को मौका ही ना दो, तो वो कैसे समझेगा कि दारू पीना नुकसानदायक होता है। उसे एक बार दारू पिला दो, फिर उसकी पूरी वीडियो बनाओ कि रात में वो दारू पीने के बाद क्या क्या किया है, देखोगे खूब हुड़दंग करेगा, गाली गलौज करेगा, तब उसको सुबह रियलाइज़ होगा। मतलब जो संस्कारी बच्चे होते हैं, नालायक मूर्खों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उनको तो मज़ा आएगा, वो कहेंगे पापा 2 पैक और दोगे आज, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक। तो इसीलिए हम आपको क्या करते हैं, जो भी कूड़ा करकट है वो भी दिखा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये पता चल रहा है कि ये कूड़ा करकट आखिरकार हमें क्यों नहीं पढ़ना है। मतलब सब पढ़ रहे हैं लेकिन हमें क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।